मैं स्टूडेंट आपके यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लोग संविधान में लोकतंत्र को पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का क्या मतलब था, उन सब चीज़ों को समझा था। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो हमने ये समझा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। मैंने आपको दो टाइप की डेमोक्रेसी बताई थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने आपको अंतर बता दिया था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का था, संसदीय लोकतंत्र और आपका अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ठीक है। तो संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में हम लोग बात कर रहे थे। उसका पहला पॉइंट अपने लोगों ने समझा था, विधायिका और कार्य। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तीनों अलग अलग होते हैं, जिसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। इन सब चीजों को समझा था। देखिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसकी नीचे। इसमें क्या है दूसरा पॉइंट, देखिए नाम मात्रिक कार्यपालिका, और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्रिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। यहां पे लिखिए कोई अंतर नहीं होता। देखो ऐसा इसलिए होता है, देखो हमारे यहाँ दो टाइप की एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। हमारे यहाँ नाम मात्रिक कार्यपालिका को बोलते हैं, नाम मात्रिक कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा जाता है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद को कहा जाता है। ऐसे ही भारत में क्या है, भारत में प्रेसिडेंट है नाम मात्रिक कार्यपालिका। और अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में कौन मिलेंगे, सम्राट मिलेंगे। कौन मिलेंगे, सम्राट, ठीक है ना। भारत में नाम मात्रिक कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं, ब्रिटेन में कौन होते हैं, सम्राट। देखो समस्त काम जो है वो भारत में राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। किसी से संधि की जाए, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय कोई संधि हो या भारत में कोई भी काम होता है, ठीक है ना, सब पे आखिरी साइन किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। लेकिन सारे काम किए राष्ट्रपति के नाम से जाते हैं, लेकिन उनको करता कौन है, उनको व्यवहार में कौन करता है, उनको व्यवहार में प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद करती है। हालांकि राष्ट्रपति भी अपने मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, राष्ट्रपति लगभग सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। तो हमारे यहाँ नाम मात्रिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर है। नाम मात्रिक कार्यपालिका हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका हमारे यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद है। ऐसे ही ब्रिटेन में नाम मात्रिक कार्यपालिका कौन है, सम्राट है, और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, वहां के प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद है। तो संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्रिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा होता ही नहीं है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में केवल वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका में कौन होते हैं, वहां के राष्ट्रपति होते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। वहां प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर नाम मात्र की कार्यपालिका होने की गुंजाइश ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे, नाम मात्रिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है, अध्यक्षात्मक में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए दूसरा अंतर लिखिए। देखिए वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता। वास्तविक कार्यपालिका कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है। और यहां पे लिखिए कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित होता है, ठीक है। कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित होता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो हमारे यहाँ जो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्यकाल हमारे यहाँ सुनिश्चित नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो बहुमत दल का नेता होता है, और जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है,
तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है और सारी मंत्री परिषद अपने पद पर रहती है, सारे मंत्री अपने मंत्री के पद पर बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा के अंदर बहुमत जाता है, ठीक है ना, अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाता है और सरकार उस अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं कर पाती है, या अब उस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार मेजोरिटी से जीत नहीं पाती है, 50% से ज्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाती है, तो तुरंत ही क्या होती है, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है उसका कार्यकाल फिक्स नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आप 5 साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप पीछे कितने सारे प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनके कार्यकाल कितने छोटे छोटे हुए हैं, ठीक है ना। चाहे आप देख लीजिए एस चंद्रशेखर साहब हो, ठीक है ना, गुलजारी लाल नंदा हो, ठीक है ना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का कार्यकाल पूरा किया, 13 महीने का कार्यकाल पूरा किया, ठीक है ना। कितने सारे प्रधानमंत्री हुए जिनके बहुत छोटे छोटे कार्यकाल रहे, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं कर पाया। तो हमारे जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता। जैसे कि अभी वर्तमान गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी का इस टाइम सरकार चल रही है, हालांकि उनके पास मेजोरिटी है और वो पूरे बहुमत से सरकार को चला रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है ना, मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो उनके साथ कभी भी, ठीक है ना, मोदी जी की जितने भी मंत्री हैं और उनकी जो मंत्री परिषद है, आधे लोग उनके खिलाफ हो जाएं और विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आए और उनकी मंत्री परिषद के आधे जो मेंबर हैं वो उनके विपक्ष में वोट कर दें, तो क्या होगी, तुरंत सरकार गिर जाएगी और मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसे ही मोदी जी इस्तीफा देंगे उनकी पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो आप 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो वही मैंने बताया, यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में जो कार्यकाल जो है वो फिक्स होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है अमेरिका में, 4 वर्ष होता है। कितना होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं यूएसए में, उनका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष होता है, ठीक है ना। और वहां पर मंत्री परिषद को हटाया भी नहीं जाता है। हमारे यहाँ अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो मंत्री परिषद भी हट जाती है। वहां पर राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया, वो भी बहुत जटिल है, ठीक है ना। तो अमेरिका में क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल, वहां पर वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका है ही नहीं, वहां पर केवल कार्यपालिका है, ठीक है ना, एक ही कार्यपालिका है, वहां प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित है और प्रेसिडेंट जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष है। और एक फैक्ट और देख लीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 2 बार ही केवल राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आप चाहे जितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है कि आप कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नाम मात्र कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका में अंतर समझ के, वास्तविक कार्यपालिका कार्यकाल सुनिश्चित होता है कि नहीं होता, कार्यपालिका कार्यकाल सुनिश्चित यहाँ पर होता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ, देखिए आप लोग शायद आपको ये पता हो। चलिए देखते हैं कोशिश करके। ये नंबर 3 होगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। देखो आप आंसर क्या लगाएंगे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ए पे क्लिक, बी वाले आंसर को लगाते हैं कि 5 वर्ष होगा। अगर ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं कि उसमें 4 वर्ष दे रखा, 5 वर्ष भी है, 6 वर्ष भी है और नन भी है, ठीक है ना, तो हमेशा आप इस पर आंसर करेंगे, हमेशा आप आंसर इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई कार्यकाल बताया भी नहीं गया है, ठीक है ना। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब देखिए इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन बढ़ा दूं, ऐसे ई, लोकसभा के विश्वास पर्यंत, लोकसभा के विश्वास पर्यंत, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर ये एक ऑप्शन ई भी बढ़ जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्या आएगा। अब देखो ना आप इसको करेंगे ना इसको करेंगे, आप आंसर किसको करेंगे, इसको करेंगे, ई वाले को करेंगे, लोकसभा के विश्वास पर्यंत।
यानी जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है प्रधानमंत्री को, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं। जैसे ही लोकसभा का बहुमत समाप्त होगा, प्रधानमंत्री का पद खत्म, प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखो और खेल सकते हैं कि एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दोनों ऑप्शन को अगर मिटा दें, ठीक है ना, यहां पर एक डी बना दें ऑप्शन इस तरीके से, अब यहां पर लिख दें 7 वर्ष। अब आंसर क्या होगा, तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, ये होगा 5 वर्ष। देखो अगर टेक्निकली देखें तो ये सारे ही आंसर गलत हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आप कोई पेपर देने जाते हैं तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, ठीक है ना, कि आप 4 गोले में से केवल एक ही गोला कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें, यहां पर सर्वोत्तम ठीक आंसर कौन सा होगा, जो बिल्कुल आंसर सही तो नहीं है लेकिन सही आंसर के निकट है, तो निकट कौन सा हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग सारे प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो प्रधानमंत्री कार्यकाल से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे एग्जामिनर आपसे खेल सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, क्योंकि ये चीजें रटने से नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आप एक क्वेश्चन रट लोगे, 2 रट लोगे, कितने क्वेश्चन रट लोगे, एक छोटी सी लाइन से एग्जामिनर 10 टाइप का क्वेश्चन बनाएगा। बस आपको समझना है, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन कितने भी टाइप का बने आप उसको डील करके ले जाओगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का। इसमें लिखिए, संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। जो संसदीय प्रणाली है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। अब देखो अध्यक्षात्मक में क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है, यहाँ पर ये नंबर 4 होगा, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री उसकी पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, उसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति मतलब ऐसे कि अगर लोकसभा में उनका बहुमत खत्म हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। ऐसा एक स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद के जीवन और मरण का केंद्र कौन है, लोकसभा है। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद उसका सामना ना कर पाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अमेरिका में एज प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर अविश्वास प्रस्ताव जैसा कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जाता है जिससे मंत्रिपरिषद भंग हो सके। वहां पर केवल राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, उससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ना कि वहां की मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। हमारे यहाँ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो प्रधानमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि इसको बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब आप प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और लोकसभा पढ़ेंगे तब इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारी जो संसदीय जो प्रणाली है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है ना। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है। हमारे यहाँ अविश्वास प्रस्ताव जैसी प्रक्रिया होती है और विश्वास प्रस्ताव पारित होने से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है ना, विपक्षी दल लेकर आता है और अविश्वास प्रस्ताव में क्या करना पड़ता है, प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है कि अभी भी उनका लोकसभा में बहुमत बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर बहुमत बना हुआ है तो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उनके पास बहुमत है। अगर वो उसका सामना नहीं कर पाएंगे, 50% ज्यादा वोट नहीं कर पाएंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि लोकसभा में उनका बहुमत खत्म हो गया है। और लोकसभा में एक बार बहुमत खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखिए थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है, शायद आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। मैं देखता हूँ अगर वॉइस बहुत क्लियर नहीं होगी तो फिर मैं वीडियो को बनाना रोक दूंगा, ठीक है, जब तक गला ठीक नहीं होता है।
ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि गले में भी प्रॉब्लम है, वरना और आगे पढ़ लेते, ठीक है। तो मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।